चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ना फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है मेरा टॉपिक? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे हम। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका मेन रीजन क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, है ना, और टाइप के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताएंगे तुम्हें कि फ्रिक्शन कैसे समझेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन है। जनरली तीन टाइप का फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक तो समझ जाओगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं तो सरफेस के बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको स्टैटिक बोलते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक, जब ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पर जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन लिमिटिंग क्या होता है, तो लिमिटिंग तुम्हें समझना है अच्छे से, प्रैक्टिकल अच्छे लेवल पे समझना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे बोर्ड पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आज के बाद फिर इस शॉर्ट वीडियो के बाद तुम्हें कभी फ्रिक्शन के बारे में कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना। तो आप पहले समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। व्हाट इज द फ्रिक्शन? इट इज द फोर्स एक्टिंग, इट इज द फोर्स एक्टिंग between the surfaces of object just opposite to the direction of its motion, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है ना। किधर लगता है? मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी टू हैव रिलेटिव मोशन, तो वहां पे देखो, यहां पे पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन हो, मतलब मान लो दो ऑब्जेक्ट लिया तो एक दूसरे को भाग रहा है वो, या चांस टू हैव रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने का चांसेस हो, तो वहां पे जो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। तो ये उसका मेन डेफिनेशन था, है ना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, व्हाट इज द मेन फैक्टर जो जिसके वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, और उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या होता है? देखो, the main cause of friction is the main cause of friction is the roughness of the surfaces। देखो, सरफेस के रफनेस होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर सरफेस रफ नहीं होगा ना बाबू, तो उससे फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं बिल्कुल। तो मेन रीजन इज रफनेस। अब कोई भी सरफेस कितना रफ है उसको मेजर करने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे ना। हमने बोल दिया रफनेस इज द मेन रीजन। व्हाट इज द दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसके द्वारा हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, कितना रफ है ना। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए, रफनेस को क्वांटिफाई करने के लिए, रफनेस को निकालने के लिए, रफनेस ऑफ द सरफेस, इसको बताने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको म्यू से डिनोट किया था, म्यू। यू को दोनों साइड से ऐसे खींच दो, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो क्या होता है एग्जैक्टली। कोई सरफेस रफ है तो कितना रफ है, रिलेटिवली कितना रफ है ना। मान ली ये सरफेस और मैं अपने हाथ का सरफेस पूछ रहा हूं कौन ज्यादा रफ है,
तो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर दैट रफनेस। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, हर सरफेस का अपना एक फिक्स रफनेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। तो उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कौन सरफेस कितना ज्यादा रफ है ना। एक पॉइंट और हम रफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में लिखना चाहेंगे यहाँ पे और बताना चाहेंगे तुम लोग को। देखो ऐसा क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना बाबू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, निगेटिव नहीं होते कभी। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू होगा कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो 0 हुआ तो क्या मतलब हुआ? अगर म्यू का वैल्यू 0 हुआ तो क्या मतलब हुआ? स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। 0 का मतलब absence of what? 0 का मतलब absence of roughness, रफनेस नहीं है, स्मूथ है वो। और अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स absence होगा, absence of फ्रिक्शन फोर्स, absence of फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बात बताओ, कहीं पे अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब स्मूथ सरफेस मतलब absence of फ्रिक्शन फोर्स हुआ। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे समझे। तो दुनिया में ना एक बात सुनो, दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को कंप्लीटली स्मूथ बना सकते हो। कंप्लीटली स्मूथ बनाने का मतलब उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0 कर सकते हो। देयर इज नो वे टू मेक इट आउट। क्वेश्चन में अगर मेंशन है, इट मींस क्वेश्चन का सेंस था एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वहां पे कंसीडर करना, दैट्स इट। कभी ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई वे नहीं है जिससे तुम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू को 0 कर सकते हो, मतलब सरफेस को कंप्लीटली स्मूथ कर सकते हो। लेकिन स्टिल इफ यू सी म्यू इज इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑप्शंस टू डू? तो ऑप्शन यू हैव ऑप्शन टू डू इज द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। टेक द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब सिंपली वो क्वेश्चन तुम्हें बोलना चाह रहा है कि फ्रिक्शन वहां पे नहीं है सरफेसेस के बीच, फिर क्वेश्चन को डील करो। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि रफनेस को क्वांटिटेटिवली मेजर करता है ना। उसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर नहीं होता है कभी, 0 1 के बीच लाई करेगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। नेगेटिव में वैल्यू नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो यहां पे हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं और उसको समझेंगे। एक फैक्टर होता है जो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है, क्या फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट इज बुक 1 और दिस डस्टर इज 2 ऑब्जेक्ट। वी हैव 2 ऑब्जेक्ट, ये 2 है 1 है, ये दोनों आपस में रखे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर देखोगे ध्यान से तो यहां से यहां तक मार्कर का पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट किसके सरफेस है? तो अगर हम मान ले थोड़ा सा कांटेक्ट किए तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगाना होगा। अपने कॉमन सेंस से, अपने आई लेवल पे तुम देख पा रहे हो चीजें, वहां से तुम क्या बताओगे कि अगर कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है सर तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, थोड़ा सा और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाओ तो और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट उस सरफेस के आपस में है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है सारा का सारा एरिया ऑफ कांटेक्ट दूसरे सरफेस से है, तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मींस यहाँ पे हम अगर कॉमन सेंस लेवल पे, आई लेवल पे चीजें देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट तुम्हें एक्चुअल में दिख रहा है वो बहुत निग्लिजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट विल बी इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। बहुत छोटा निग्लिजिबल एरिया कांटेक्ट होता है। कैसे सर? उसको यहाँ पे डायग्राम पे डिस्कस करते हैं, फिर एक पॉइंट को लिख देंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। कैसे? उसको समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हुए समझते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया ऐसे, ये ग्राउंड है मेरा, ये क्या है मेरा? ग्राउंड। ऐसे देखो तो दिखने में क्या लग रहा है? जितना जो ऑब्जेक्ट का एरिया है सारा का सारा सरफेस से कांटेक्ट में है, सारा एरिया जितना भी एरिया है उसके साथ सबका सब कांटेक्ट में है ना। ये क्या है? रियल लाइफ लेवल पे बात करोगे तो रियल लाइफ लेवल पे हमें क्या दिख रहा है कि सर जितना जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट का एरिया सारा के सारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो होता क्या है? और थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे पायदान पे बात करोगे, बहुत छोटे लेवल पे माइक्रोस्कोप से देखोगे, यही सिनेरियो को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? देखिए यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं।
यही ऑब्जेक्ट है। सपोज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का साइज कम हो गया, सब वरना वही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है ना, वही ऑब्जेक्ट है। बस पॉइंट्स को समझो। यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रहा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना यही दोनों सरफेस के सिनेरियो को, तो वेरी फ्यू एरिया इज इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ग्राउंड का हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डायग्राम ड्रॉ किया। इतना रफ है ग्राउंड, अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो ये भी रफ होगा, ये भी प्लेन नहीं होगा, ये भी रफ होगा ना भाई। माइक्रोस्कोप में इसको भी रफनेस को दिखाओगे। यहाँ पे वेरी फ्यू एरिया इज इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। तो सर एक्चुअल लेवल पे तो दिख रहा है पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में, आप तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट है, यही होता है रियल है, यही होता है रियल में। और ये होता है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये होता है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सर्फेसेस है उससे फ्रिक्शन फोर्स मेरा डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वेरी फ्यू एरिया इज इन द कांटेक्ट बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स between the friction force between the surfaces of object is independent of area of contact। area of contact से इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेट, रीडिंग द पॉइंट्स। क्यों ऐसा हमने बोल दिया सर? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने देखा कि बहुत छोटा सा एरिया कांटेक्ट में है। एक्चुअल लेवल पे तो पूरा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे छोटा सा कांटेक्ट में है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लड़कन कंफ्यूजन में रहता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा सर तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना चाहिए इन कॉमन सेंस, इन जनरल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने पढ़ लिया कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके बारे में उसके बाद एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, वो जहां से उसके बाद समझोगे, है ना। आओ चलो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद का पॉइंट्स यहाँ पे है ना। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, और उसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लूंगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। तो फ्रिक्शन कितने तीन टाइप का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। वी हैव थ्री काइंड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। देखो सपोज यहाँ पे ऑपरेशन मार्कर और पेन के बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मार्कर और देखो सॉरी ये डस्टर और बुक मेरा रेस्ट में है, तो रेस्ट कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट का सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक कंडीशन में जो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन? लिमिटिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वो समझने के लिए तुम्हें स्टैटिक काइनेटिक समझना होगा। तो काइनेटिक क्या होता है? मान लो इस पे से मोशन कर रहा है, ये भाग रहा है, मतलब मोशन हो रहा है दोनों सरफेसेस के बीच, तो वहां पे जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब मोशन के कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन, रेस्ट के कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज द लिमिटिंग? तो लिमिटिंग समझने के लिए एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में एक भी पॉइंट में आने वाले टाइम में कभी दिक्कत ना होगा, उसको देखो लिखते हैं यहाँ पे। देखो सपोज मैंने एक बड़ा सा पत्थर ग्राउंड पे कंसिडर कर रहा हूं। एक पत्थर है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है ना, स्टोन है, मतलब कुछ भी है, कंसिडर करो ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बता, हमने बोला इसे फोर्स लगा रहा है, हमने इससे एक फोर्स लगा रहा है, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब बाहर से उसको हम रस्सी से या किसी भी तरीके से उसको खींच रहे हैं बांध के, अप्लाइड फोर्स है मेरा ये। अब हमने बोला कि मान ले सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट पे F इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स लगाया, मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं हुआ। F इज इक्वल टू 2 लगाया, स्टिल मोशन नहीं हुआ। F इज इक्वल टू 3 लगाया, स्टिल मोशन नहीं हुआ। F इज इक्वल टू 4 लगाया, स्टिल मोशन नहीं हुआ। ऐसे ही करते 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 100 न्यूटन तक
ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हुआ। अगर तुम 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा लगा रहे हो, इस वैल्यू ऑफ फोर्स तक मोशन नहीं हुआ, माने ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इस कंडीशन तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कहां तक? 100 तक। 100 के बाद जैसे ही तुम 0.00001 भी बढ़ाओगे ना, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। मींस ये जो वैल्यू है, ये जो 100 वैल्यू है, उसको समझना बाबू। डायग्राम तो समझ गया ना कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे फोर्स बढ़ा के चेक करते हैं हम लोग कि कब मोशन में है, कब रेस्ट में है, किसके बाद जस्ट मूव कंडीशन में होगा। तो यहां के बाद अगर हमने बोला कि 100.00001 भी बढ़ा दिए ना, और इधर का रेंज में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, मोशन करने लगेगा, भागने लगेगा। तो अगर रेस्ट था तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? रेस्ट के कंडीशन में कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे मोशन के कंडीशन में कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो रेस्ट और मोशन वाला तो मैंने पहले समझ गया कि अगर दो सरफेस के बीच अगर मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रेस्ट होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट अबाउट द लिमिटिंग सर? तो ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा एक सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना फ्रिक्शन फोर्स होता है ना? मान ले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे ग्राउंड पे, इसमें हम 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। 5 न्यूटन लगा है फिर भी रेस्ट में है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा 5 न्यूटन के बराबर होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे फिर से सिनेरियो बात करने आ रहे हैं। तो 100 न्यूटन तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, तो यहां तक 99 तक रेस्ट में है, माने 99 पॉइंट समथिंग तक रेस्ट में है। 100 के बाद जस्ट मूव कंडीशन आ गया। ये जो हमने बात किया ये मेरा है जस्ट टू मूव वाला पार्ट, जस्ट मूव कंडीशन, जस्ट मूव कंडीशन। मतलब इसके बाद थोड़ा सा भी ज्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अभी मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि 100 से थोड़ा सा भी 0.00001 भी लगाओगे ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। मींस दिस कंडीशन, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज द कंडीशन फॉर जस्ट टू मूव कंडीशन है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है वो। तो उसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे हम एक पॉइंट बताना चाहेंगे अब कि देखो थोड़ा डायग्राम को हटाएंगे, समझ गए हो क्या डायग्राम अगर? ठीक, देखो यहां तो जस्ट मूव कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी का नाम देते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो जस्ट मूव कंडीशन में लगता है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। या ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, यहां पे बात कर लेता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यही पॉइंट आपको समझना है, बाकी चीजें हम लोग समझ गए। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दो बातें बात करते हैं, वही चीज है, दोनों सेम ही कंडीशन है। फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस एट जस्ट मूव कंडीशन, जस्ट टू मूव कंडीशन। जस्ट मूव कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है सरफेसेस के बीच, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। या फिर दूसरा बोल सकते हो मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों ही सेम डेफिनेशन है। जस्ट मूव कंडीशन में जो सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और उसी को बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दोनों अलग है नहीं, दोनों सेम ही चीज है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ एस मैक्स से। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर तुम्हें डिनोट करना तो एफ एक्स मैक्स से डिनोट करते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हारा नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स और रफनेस ऑफ द सरफेस। So this is all about the limiting friction, kinetic friction and static friction. That's it. Thank you.